हे गाइस, वेलकम टू एलिग्रो एजुकेशन। देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग नीट के क्वेश्चन नंबर 21 के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले की 4 वीडियोस नीट के 2021 के पेपर को डिस्कस करते हुए हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस तो पहले देख लीजिए, तो आपको पहले भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, आते हैं आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plates is d and the area of the each plate is capital A, then the energy stored in the capacitor is। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा है कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उनके बीच का सेपरेशन d होता है। जैसे ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी जो दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट के एरियाज को क्या मान लिया गया है? A मान लिया गया, और उनके बीच का जो सेपरेशन दिया गया है वो d दिया गया है। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। लेकिन इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, हम लोगों से पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। तो अगर किसी एक कैपेसिटर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट की गई हो, जैसे कि इसमें बताया गया कि कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी du बराबर क्या होगा? du अपॉन dv। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी किसी भी चीज की निकालनी, जैसे डेंसिटी होती है जनरली तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ निकालनी है हमें एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी चेंज अपॉन टोटल वॉल्यूम में चेंज, यानी du बाई dv। तो du बाई dv का फॉर्मूला होता है आपका du बाई dv इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। du बाई dv इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसमें du क्या है? इसमें du ही एनर्जी है। अगर du को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, मतलब u मिल जाएगा जो कि एनर्जी होती है। तो इसका मतलब du इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू dv। अब du को हमें क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है, तो आराम से एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर du को इंटीग्रेट करेंगे तो इस साइड को इंटीग्रेट करना होगा। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू dv। du का इंटीग्रेशन u इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर निकालो, E स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर निकालो, dv का इंटीग्रेशन v। v यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है या वोल्टेज नहीं है, v मतलब वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ हमने एनर्जी डेंसिटी लिया है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस, या एरिया इनटू लेंथ, या एरिया इनटू डिस्टेंस। और हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना? a, और डिस्टेंस दी गई है, सेपरेशन दिया गया कितना? d। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू थिकनेस। अब अगर एरिया इनटू थिकनेस आपने लगा दिया तो a की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v इज इक्वल टू a इंटू डी। तो v यानी एरिया इंटू थिकनेस। अब बस v की वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू a d। देखते हैं ये ऑप्शन किसी, ये आंसर हमारा किसी ऑप्शन में मिलता है कि नहीं? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट E AD नहीं होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, वही हमारा आंसर है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शोन इन फिगर इज। पहला क्वेश्चन भी कैपेसिटर का था, 21वां 22वां क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 भी कैपेसिटर से है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बस इस फिगर में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम जानते हैं, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यानी अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो उनमें जो फॉर्मूला लगता है वो रेजिस्टेंस का जस्ट उलट लगता है। तो ये तो हो गया सीरीज के लिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, क्या होता है? Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी अगर कोई दो कैपेसिटर पैरेलल लगे हों तो उनका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 इन पैरेलल। ये दो फॉर्मूले तो सबको पता होते हैं। खैर,
अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इसमें जो ये क्वेश्चन, ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर सी, इसकी दोनों प्लेट अगर देखा जाए तो ये पहली वाली प्लेट भी इसी पॉइंट से आगे कनेक्ट हो रही है और दूसरी वाली पॉइंट भी इसी पॉइंट से आगे कनेक्ट हो रही है। अगर इनको आप 1, 2 और 3 नाम दे दें पॉइंट को, तो क्वेश्चन ये जो 1, 2, 3 पॉइंट हैं, ये तीनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, यानी कि इसका पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। और जब तीनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा तो ये सर्किट, एक यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा और शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं हो सकेगी। इसका मतलब इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो जब चार्ज स्टोर नहीं होगा तो ये इसका होना या होना बराबर ही है। तो जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो गया, इसलिए जो नया सर्किट बना वो इसलिए इस तरह से बना। अब हमने पाया कि ये दोनों कैपेसिटर, यानी इसको अगर हटा भी दिया जाए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से उसमें चार्ज तो स्टोर होगा नहीं। अब जब चार्ज ही स्टोर नहीं होगा तो इसका मतलब ये वाला होना या ना होना बराबर ही है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो कैपेसिटर काम करेंगे। और इन दोनों कैपेसिटर को अगर आप देखें तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, सीधे क्या होता है, Cp = C1 + C2, मतलब C + C, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2C, क्योंकि दोनों की वैल्यू C दिखी थी, तो C + C मतलब 2C। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जिसने पढ़ा है जेनर डायोड के बारे में थोड़ा सा भी, वो क्वेश्चन को देखते ही टिक कर देगा। इसमें कुछ सोचने वाला तो है नहीं। क्या आ गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। मतलब हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर उन दो स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इन चार ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसमें कहा गया इस जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब एक जेनर डायोड को जब हम वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में उसको इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है, एक जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में ही कनेक्ट करते हैं जब हम उसे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना चाहते हैं। फिर ये तो यानी कि पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे में पूछा गया था पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। पीएन जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट के बीच लाई करता है? नहीं, पोटेंशियल बैरियर ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट होता है। तब जब 0.7 वोल्ट होगा तो फिर 0.1 वोल्ट और 0.3 वोल्ट के बीच में लाई नहीं करेगा। तो यानी जिसको याद था क्वेश्चन, बिना टेंशन लिए तुरंत ऑप्शन को ढूंढेगा। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट? नहीं, ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, बस ढूंढ लीजिए कहाँ है। तो ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन को समझना ही मेन बात होती है। आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़कर समझने की कोशिश करिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसने कहा अर्थ के सरफेस से s ऊंचाई पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से पार्टिकल इज रिलीज, वहां से उसको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। जब उसको छोड़ा गया तो जब रास्ते में कहीं था तो रास्ते में एक पॉइंट मिला जहां पर एट ए सर्टेन हाइट, मतलब ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर एक पॉइंट मिला जहां उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की 3 times है। मतलब उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना है काइनेटिक एनर्जी। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट, मतलब जिस जगह की बातें चल रही हैं वहां पर उस पार्टिकल की हाइट कितनी होगी ग्राउंड से और वेलोसिटी कितनी होगी, ये दो बातें बतानी है हमें। तो मान लीजिए कि ये ग्राउंड है हमारा, यहाँ पर नीचे ग्राउंड से s हाइट ऊपर एक पॉइंट है जहां से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया। जब कोई चीज रिलीज की जाती है तो वहां पर यू क्या होता है, 0, यानी कि इसको रिलीज कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 times होगी पोटेंशियल एनर्जी की, वो हमें मिला यहाँ से ग्राउंड से कितने ऊपर, मान लेता हूँ स्मॉल हाइट ऊपर, स्मॉल h ऊपर हमें ग्राउंड से ये पॉइंट मिला। तो अगर नीचे से ग्राउंड से उस पॉइंट की ऊंचाई स्मॉल h होगी तो ऊपर से वही कितनी हो जाएगी, s - h हो जाएगी। तो अब इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि यहाँ पर हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी पता करनी है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो क्वेश्चन के मुताबिक कहा गया है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू 3 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P कितनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, 12 mv² P पॉइंट पर बराबर होगा 3 times ऑफ
mgh। अब v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर u 0 है, v हमने यहाँ निकालना है, तो इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लगाकर, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू 0 प्लस 2g, इस h की वैल्यू कितनी हाइट नीचे आ चुका है, ये इतनी दूरी तय की है ना, अभी तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, s माइनस h, तो इसकी जगह पर रख देंगे हम s माइनस स्मॉल h, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इतनी। यही वैल्यू से उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर की वैल्यू, पूरी v स्क्वायर की वैल्यू ही रख देते हैं, 2g इंटू s माइनस h बराबर कितना 3 टाइम्स ऑफ mgh, m से m कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस g से ये g कैंसिल, ये आ गया आपका s माइनस h बराबर 3h, इसका मतलब s बराबर 4h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से s/4, h की वैल्यू s/4 आ गई, s/4 इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है, इन दो में नहीं है, तीसरे में भी है, अच्छा चलिए खैर मिल रहा है। तो h की वैल्यू s/4 हो गई, यहाँ से ग्राउंड से हाइट जो है उस पॉइंट की वो h/4 होगी। हमें वेलोसिटी भी निकालनी थी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप इस पॉइंट इसमें रख दीजिए वापस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर 2g और ये हो जाएगा s माइनस s/4, h की जगह पे क्या पुट कर दिया, स्मॉल h की जगह पर s/4, तो ये कितना आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 2g 4s माइनस s मतलब 3s/4, अभी कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके ये आएगा v स्क्वायर बराबर 3 टू 6gs अपॉन कितना 4, इसको कटाएंगे कितना जाएगा 2 और ये कितना जाएगा 3, तो इसका मतलब v इक्वल टू कितना जाएगा √3gs अपॉन 2, पूरे के पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, मतलब v स्क्वायर बराबर आया हमारा 3gs/2, तो फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो √3gs अपॉन 2 पूरे पे 2 आएगा, तो ये ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है, तो 3gs/2 है, नहीं, कट मार दो, नहीं होगा, √3gs अपॉन 2 है, मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, नहीं होगा, s/2 है इसमें तो नहीं होगा, s/4 और √3gs/2, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देख के बड़ी खुशी हो रही होगी आप लोग, इसमें कहा गया है इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब E दिया है एनर्जी और G दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हमें E/G का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, एकदम ही सिंपल। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सबको पता होता है ml² T⁻², किसी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, कोई भी एनर्जी उसका डायमेंशनल फार्मूला ml² T⁻²। अब कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला वैसे तो याद होता है बहुत से बच्चों को, लेकिन अगर नहीं याद है तो कहाँ से निकालेंगे, F बराबर Gm1m2 अपॉन r², तो ये बन जाएगा FR² अपॉन m1m2 बराबर कैपिटल G, तो हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो इसमें F क्या है, फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला ml⁻² r क्या है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला l² अपॉन m मास का m और फिर दूसरे वाले मास का भी m, एक m से एक m कैंसिल, ये m ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा m⁻⁻1 l इंटू l, l³ T⁻², ये आ गया आपका किसका, कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला, तो यानी कि कैपिटल G का हो गया m⁻⁻1 l⁻3 T⁻²। अब हमें निकालना है, लेकिन किसका है, हमें निकालना है E/G का, तो E/G का निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करा दो, ml² T⁻² अपॉन m⁻⁻1 l⁻3 T⁻², ये तो दोनों सेम है, खत्म हो जाएगा, T⁻0 हो जाएगा, m⁻1 यहाँ है और -1 जो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 मिल करके m² हो जाएगा, l⁻2 और ये जब 3 ऊपर जाएगा तो 2 - 3 मतलब -1 हो जाएगा, और t की पावर कितना हो जाएगा 0। अब ढूंढिए इस ऑप्शन को कहाँ पर है, तो E/G, तो पहला m² l⁻1 T0 पहला ही सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और 25 क्वेश्चंस अभी तक हमारे हो गए हैं। आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पहले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पहले 20 क्वेश्चंस की वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनमें वहाँ पर जा करके देख सकते हैं आराम से। वेरी वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।